मंगलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहनती किसान हरिश्चंद रहा करते थे। जिम्मेदारियों का भार कंधों पर आने के बाद से ही वे पूरी तरह खेत खलिहान में रमे रहते थे और खेत के काम करते करते ही उनकी उम्र भी हो चुके थे। उनका अपना कहने को बस एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन के जन्म के कुछ ही साल बाद उसकी माँ का देहांत हो गया था और तभी से हरिचंद की दुनिया उसी बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी। हरिचंद ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद खेतों में दिन रात मेहनत करके अर्जुन को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। अर्जुन भी बड़ा होशियार और तेज समझ का लड़का था। उसका मन हमेशा व्यापार व्यवसाय जैसी चीजों में लगता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाता था। हरिश्चंद की खेती से जो थोड़ी बहुत कमाई होती वो घर खर्च में ही खत्म हो जाती थी। इसी वजह से अर्जुन मन ना होते हुए भी अक्सर अपने पिता के साथ खेत पर काम करने चला जाता था ताकि घर की स्थिति कुछ बेहतर बनी रहे। कुछ देर बाद अर्जुन ने खेत का सारा काम खत्म करके बड़े ही ध्यान से कुदाल को एक किनारे रख दिया और थकान भरी सांस लेते हुए अपने पिताजी हरिश्चंद के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैंने यहाँ का सारा काम अच्छे से खत्म कर दिया है, लेकिन पिताजी, कब तक हम सिर्फ खेती बाड़ी पर ही घर चलाते रहेंगे? आप तो जानते हैं, मेरा दिल शुरू से ही व्यापार करने में लगता है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आपका नाम रोशन करूं और एक सफल व्यापारी बनकर हमारे घर की हालत भी और बेहतर करूं। बेटा, मैं भी दिल से चाहता हूं कि तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा हो, लेकिन क्या करूं बेटा, हमारे घर में इतना पैसा आ ही नहीं पाता कि तू कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सके। इस खेतीबाड़ी से जितना भी थोड़ा बहुत मिलता है वो तो घर खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों में ही खत्म हो जाता है। ऊपर से मेरी भी उम्र हो चली है, कभी दवाई कभी इलाज, इन सब में भी काफी खर्चा हो जाता है। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी के लिए मन लगाकर इसी खेती को अच्छे से करता रहा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाला जरूर तेरी लगन देखेगा और एक दिन तुझे एक सफल और सम्मानित व्यवसाय बनाएगा। पिताजी, खेत में काम करके जो थकान होती है ना, वो आपके साथ दो बातें करते ही जैसे हवा में उड़ जाती है। आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है और हौसला भी बढ़ जाता है। मुझे आपके हर एक शब्द पर पूरा विश्वास है। मैं मेहनत करता रहूंगा और एक ना एक दिन जरूर एक अच्छा और सफल व्यवसायी बनकर दिखाऊंगा। और पिताजी, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। हाँ बेटे, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखी है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तेरी मां के चले जाने के बाद से मेरा अपना कहने को बस तू ही रह गया है। तेरे लिए ही अनगिनत सपने देखे हैं मैंने, और हर सपना तेरी सफलता से ही जुड़ा है। तू बस दिल लगाकर ईमानदारी और लगन से अपना काम करता जा। बेटा, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। इसी तरह जब बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे तभी उसी रास्ते से गांव के ही हरनाम गुजर रहे थे। हरिचंद को देखकर वो तुरंत रुक गए और मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ाए। अरे हरिचंद, क्या तुम्हारे खेत का सारा काम पूरा हो गया? अरे हरनाम, खेत का काम भला पूरा भी होता है क्या? जितना करो उतना ही और बढ़ जाता है। अभी के लिए तो काम निपटा दिया है, लेकिन बीज बोने हैं, खाद डालनी है, काफी काम अभी भी बाकी है। और तुम बताओ, तुम्हारे खेत में बीज बो दिए क्या? हाँ हरी, मेरे खेत का काम तकरीबन खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा खाद डालना बाकी है। वैसे हरी, तुमने तो पूरी जिंदगी खेत खलिहान में ही लगा दी। अब अगर हो सके तो अर्जुन को कुछ अलग करने का मौका दो ताकि वो आगे बढ़ सके और तुम्हें भी इस बुढ़ापे में थोड़ा सुकून और आराम मिल सके। हरनाम, तूने जो बात कही, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अर्जुन को अपनी ही तरह किसान ही बनाए रखना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, कुछ नया करे, कुछ ऐसा करे जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। और सच कहूं तो अर्जुन बहुत होशियार भी है, लेकिन हरनाम, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए अचानक कोई कारोबार शुरू करना आसान नहीं होता। बीमारी, दवाई, घर का राशन, सब में इतना खर्च हो जाता है कि पैसे बच ही नहीं पाते। बस इसी वजह से नई शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अरे पिताजी, आप फिर वही सब बातें करने लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मैं कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। आप बस अपनी गरीबी की बातों को दिल से निकाल दीजिए। आप भले ही किसान हैं, लेकिन मेरे दिल में आप हमेशा से बहुत बड़े इंसान रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है कि खुद किसान होते हुए भी आप मेरे व्यापारी बनने के सपने में मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। हाँ अर्जुन बेटा, तुम्हारे पिताजी सचमुच बहुत ही अच्छे और दिल के साफ इंसान हैं। अगर यहाँ का काम पूरा हो गया है तो चलो अब हम तीनों मिलकर घर चलते हैं। हरनाम के ऐसा कहने पर तीनों घर की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। घर का दरवाजा खुला और चारपाई पर दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि अब आपकी उम्र काफी हो चली है, इसलिए अब से खेत का सारा काम मैं ही संभाल लूं। आप घर पर आराम किया कीजिए। आपकी ये कमजोर होती सेहत अगर खेत की मेहनत झेलेगी तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तेरी चिंता ठीक है बेटा, लेकिन इतने सारे खेत का काम तू अकेले संभाल नहीं पाएगा। उम्र भले ही बढ़ गई हो, पर अभी भी मेरे बाजुओं में इतना जोर है कि मैं खेत का काम कर सकता हूं। तू मेरी फिक्र मत कर बेटे। मेरी तो बस यही बड़ी इच्छा है कि किसी तरह तेरा अपना कारोबार शुरू करवा दूं, ताकि तू एक अच्छी जिंदगी बना सके। मुझे पता है पिताजी, आप लोग खेत खलिहान से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे अचानक छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, आप खेत में चले जाना, लेकिन ज्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल हाथ में मत लेना। वो सब मैं करूंगा। और धीरे धीरे आप खेत में जाना भी कम कर दीजिएगा, ताकि आपकी सेहत पर कोई बोझ ना पड़े। हाँ बेटा ठीक है, अभी खाना खाकर सो जाते हैं। मुझे बहुत थकान हो रही है। कल फिर से खेत पर भी जाना है। पेट पालने के लिए खेत पर जाना तो पड़ता ही है। ठीक है पिताजी, आप यहीं बैठिए, मैं रसोई से खाना परोस कर ले आता हूं। फिर हम दोनों आराम से खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसे कह के अर्जुन रसोई से खाना ले आया और दोनों बाप बेटों ने खाना खा लिया। अगले दिन हरिचंद और अर्जुन दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों खेत के पास पहुंच जाते हैं। पिताजी, कुछ जगहों पर अभी कुदाल चलाना बाकी है। जहां जहां काम अधूरा है उसे मैं पूरा कर देता हूं। आप तब तक किनारे बैठकर थोड़ा विश्राम कीजिए। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिर आप आराम से बीज बो देना। अरे नहीं बेटा, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत करके कुदाल चलाई है। तुम थोड़ी देर किनारे बैठकर विश्राम कर लो। बाकी बचा हुआ काम मैं आराम से पूरा कर देता हूं। अरे पिताजी, अब आप जिद मत कीजिए। आपके शरीर में अब पहले जैसी जवानी वाली ताकत नहीं रही। अभी आपको सच में आराम की सख्त जरूरत है। आप बस थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हरीशचंद्र किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अर्जुन के सामने ही कुदाल चलाने की जिद पकड़े रखी। अंत में अर्जुन की बात ना मानते हुए वे खेत में उतर गए और धीरे धीरे लेकिन हट के साथ काम करने लग गए। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन पास की कुर्सी पर चिंतित सा बैठा था, जबकि हरिचंद चारपाई पर थकान से निढाल लेटे हुए थे। दिन में अर्जुन की बात ना मानकर उन्होंने जरूरत से ज्यादा खेत में काम कर लिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पिताजी को मैंने दिन में कितनी ही बार समझाया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और पूरे दिन कुदाल चलाते रहे। अब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस गहरी रात में वेद जी भी नहीं पहुंच पाएंगे। किसी तरह ये रात काटनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैं खुद दौड़कर वेद जी को बुला लाऊंगा। सुबह होते ही अर्जुन वेद जी को बुलाने के लिए निकल पड़ा। अरे अर्जुन बेटे, तुम ऐसे इतनी जल्दी में क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? वो वेद जी, दरअसल बात यह है कि पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। कल मैं और पिताजी खेत पर गए थे काम करने। मैंने बार बार उन्हें मेहनत वाला काम करने से मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली और पूरे दिन कुदाल चलाते रहे। रात होते होते उनकी तबीयत बिगड़ गई।
आप कृपया एक बार चलकर पिताजी को देख लीजिए और उन्हें कुछ जड़ी बूटियां भी दे दीजिए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे अर्जुन बेटे, हम लोग तुम्हारे पिता हरिचंद को जितना जानते हैं, वो मेहनत किए बिना रह ही नहीं पाते। अपनी तबीयत का ख्याल रखना तो जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। वैसे अभी वो सब छोड़ अर्जुन, चलो दोनों तुम्हारे घर की ओर निकल। वेद जी ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर हाथ में जड़ी बूटियों का एक छोटा सा बस्ता ले आए और दोनों तुरंत हरि जी के इलाज के लिए निकल गए। वेद जी हरिचंद के पास पहुंचते ही बिना एक क्षण की देर किए उनका इलाज करने में लग गए ताकि उनकी बिगड़ती हालत को तुरंत संभाला जा सके। अर्जुन बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी का पूरा इलाज कर दिया है। अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वे बस ज्यादा थक जाने की वजह से कमजोर हो गए हैं। लेकिन सुनो अर्जुन, तुम हरिचंद को फिलहाल किसी भी तरह का काम मत करने देना, वरना हालत फिर बिगड़ सकती है। जितना हो सके उन्हें बिल्कुल आराम में रहने दो। और हां, मैंने उनकी चारपाई के पास एक दवाई रख दी है, तुम समय पर उन्हें खिला देना। वेद जी, मैं तो पिताजी को हमेशा समझाता रहता हूं कि ज्यादा मेहनत मत कीजिए, लेकिन पिताजी हर काम अपनी जिद से खुद ही कर लेते हैं। पर आप निश्चिंत रहिए वेद जी, अब से मैं उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करने दूंगा। उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है अर्जुन, तुम अपने पिताजी का जितना हो सके उतना ध्यान रखना। अभी मैं चलता हूं, और अगर किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बिना संकोच मुझे बता देना। ऐसा कहकर वेद जी वहां से धीमे कदमों से रवाना हो गए। कुछ दिन बीत गए। हरिश्चंद की तबीयत बिगड़ने के बाद अब पूरे खेत का सारा काम अर्जुन को ही अकेले संभालना पड़ रहा था। लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच उसने अपने व्यावसायिक बनने के सपने को भी मन ही मन दबा देने की सोच ली। एक दिन जब अर्जुन खेत से घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सम्मानित सेठ अपने सेवक के साथ खड़े दिखाई दिए। अरे बेटे, क्या तुम इसी गांव के ही रहने वाले हो? हाँ सेठ जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आप बताइए, क्या आपको मुझसे किसी तरह की सहायता चाहिए? दरअसल बेटा, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे कई तरह के कारोबार अलग अलग जगहों पर चलते हैं। उसी सिलसिले में आज मैं तुम्हारे गांव आया हूं। यहाँ की ये जमीन है जिसे मैं अपने अगले कारोबार के लिए खरीदने का विचार कर रहा हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जमीन मेरे काम के लिए उपयुक्त होगी या नहीं। और क्योंकि ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए यहाँ की जमीन के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। सेठ धनराज प्रसाद से ये बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी की झलक उठती है, क्योंकि उसका सपना भी एक व्यापारी बनने का है। और सेठ की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसे अपने सपने को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन तुरंत बोल उठी। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको यहाँ की जमीन के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और सेठ जी, सच कहूं तो मेरा भी व्यापार और व्यवसाय में काफी मन लगता है। खैर, अभी मैं आपको इस जमीन की सारी आवश्यक जानकारियां विस्तार से बता देता हूं। अर्जुन ये कहकर सेठ जी को इस पूरी जमीन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां विस्तार से समझाने लगता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जमीन की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह समझा दी। और सच कहूं तो तुम्हारा बात करने का अंदाज भी मुझे बेहद पसंद आया। बेटे, मेरे व्यापार में तुम्हारे जैसे होशियार और ईमानदार इंसान की मुझे सच में बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मेरे कारोबार की देखरेख और हिसाब किताब का काम संभाल लो। मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। सेठ जी की ये बात सुनकर अर्जुन के दिल को बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराते हुए बोला। सेठ जी, मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ काम करना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात होगी, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी तरह तैयार हूं सेठ जी, आपके साथ व्यापार का काम संभालने के लिए। तो फिर ठीक है बेटा, कल से तुम मेरे कारोबार की जगह पर आ जाना। पहली बार आओगे तो शायद मेरा काम करने वाला ठिकाना पहचान नहीं पाओगे, इसीलिए मैं अपना एक आदमी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। और हाँ बेटा, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है सेठ जी, मैं कल अवश्य आ जाऊंगा। पर हाँ सेठ जी, मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा तो अर्जुन, अब मैं चलता हूं। तुम कल समय पर आ जाना। मैं अपना एक आदमी तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। रात का सन्नाटा गिराया था।
अर्जुन और हरीशचंद्र दोनों चारपाई पर बैठे थे। तभी अर्जुन ने धीमे स्वर में अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज एक बहुत ही अच्छी बात हुई। जब मैं खेत से घर लौट रहा था तभी रास्ते में मेरी मुलाकात एक सेठ जी से हुई। और उसके बाद ऐसा कहकर अर्जुन ने दिन में हुई हर एक बात अपने पिताजी को विस्तार से बता दी। अरे वाह बेटा, ये तो सच में बहुत शुभ बात है। तुम कल सुबह ही सेठ जी के पास चले जाना। ऊपर वाले का 1000 बार धन्यवाद है कि उन्होंने अचानक तुम्हारी मुलाकात ऐसे नेक सेठ जी से करा दी। हाँ पिताजी, सेठ जी ने कहा है कि वे कल सुबह मुझे लेने के लिए अपना एक आदमी भेज देंगे, क्योंकि मैं उनके कारोबार का पता ठीक से नहीं जानता। जब उनका आदमी आ जाएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। चलिए पिताजी, अब सो जाते हैं। अगली ही सुबह सेठ धनराज प्रसाद ने अपने एक आदमी को अर्जुन को लेने के लिए उसके घर भेज दिया। अरे भाई अर्जुन, तुम घर पर ही हो ना? मुझे धनराज सेठ जी ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। धनराज सेठ के आदमी की पुकार सुनते ही अर्जुन तुरंत बाहर आ गया और बोला, अच्छा भैया, तो आपको सेठ धनराज प्रसाद ने ही भेजा है? उन्होंने कल कहा था कि मुझे लेने उनके एक आदमी को भेज देगा, तो वो आप ही हैं? हाँ अर्जुन, मैं सेठ धनराज प्रसाद का ही आदमी हूं। अगर तुम्हें कोई और सवाल ना हो तो चल, हमें सेठ जी के कारोबार की जगह तक पहुंचना है। दरअसल सेठ जी समय के बहुत पक्के हैं। अगर देर हो गई तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। और हां, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो रास्ते में जाते जाते आराम से पूछ ले। हाँ भैया, चलिए। ऐसा कहकर दोनों धनराज प्रसाद जी के कारोबार के जगह की ओर रवाना हो जाते हैं। वैसे भैया, आप सेठ जी के यहाँ कब से काम कर रहे हैं? अरे अर्जुन, मुझे तो सेठ जी के यहाँ काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। और सच कहूं तो सेठ जी वाकई बहुत ही नेक और समझदार व्यक्ति हैं। शायद इसी वजह से उनका कारोबार आज तक इतनी ईमानदारी और सफलता के साथ चलता आ रहा है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय बाद सेठ जी का आदमी अर्जुन को लेकर धनराज प्रसाद की कारोबार वाली जगह पर पहुंच गया, जहां सेठ जी का सारा व्यापार संभाला जाता था। सेठ जी, मैं अर्जुन को लेकर आ गया हूँ। अर्जुन का घर थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए आपके बताए समय से हमें थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं रामू, इतनी भी देर नहीं हुई है। वैसे अब तुम जाओ और अपने काम में लग जाओ। और हां, बाकी सभी को भी कह देना कि सभी अपने अपने काम पर लग जाएं। जी सेठ जी, ठीक है। मैं अभी जाकर सभी को बता देता हूँ ताकि सब अपने अपने काम पर ध्यान दे सकें। मैं भी तुरंत ही अपने काम में लग जाता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से अपने काम पर चला जाता है। तो अर्जुन, आज तुम्हारा हमारे व्यापार के काम पर पहला दिन है, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें अचानक सब कुछ समझ में ना आए। इसी वजह से तुम मेरे सेवक मोहन के साथ जाओ। वो तुम्हें हमारे कारोबार की सारी जगहें दिखा देगा और कामकाज के बारे में विस्तार से समझा भी देगा। तो मोहन, तुम अर्जुन को हमारे पूरे कारोबार की जगहें दिखा दो और हर चीज के बारे में ठीक से समझा भी देना। अर्जुन होशियार लड़का है, हमारे व्यापार में अच्छा साथ देगा और उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मोहन भैया, चलिए हम काम की जगह के लिए निकलते हैं। काम के मामलों में देर करने से कोई फायदा नहीं होता। वक्त का काम वक्त पर ही करना चाहिए। चलिए भैया। अर्जुन के ऐसा कहने पर मोहन और अर्जुन तुरंत काम की जगह की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद मोहन और अर्जुन काम की जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी मजदूर अपने पन्ने काम में मन लगाकर जुटे हुए थे और पूरे माहौल में एक अनुशासन और व्यस्तता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, यही वो जगह है जहां हमारे सेठ जी के कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा चलता है। हालांकि सेठ जी के कुछ और काम अलग अलग जगहों पर भी फैले हुए हैं, लेकिन मुख्य कारोबार तो यहीं से संभाला जाता है। अब तुम्हें इन सब कामों की देखरेख करनी होगी। हिसाब किताब से लेकर रोजमर्रा के प्रबंध तक हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। बस एक बात याद रखना, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो सेठ जी बेहद नाराज हो सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मोहन भैया, मुझे व्यापार और कारोबार के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। व्यापार तो मेरा सपना रहा है बचपन से, इसलिए मैं धनराज सेठ के कारोबार को पूरी लगन और ईमानदारी से संभालूंगा
और देखना भैया, मेरे काम को देखकर एक दिन सेठ जी खुद मुझे शाबाशी देंगे। तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अर्जुन, आशा करता हूं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो। और हाँ, यहां का काम निपटाने के बाद सीधे हमारे हिसाब किताब वाले दफ्तर में आ जाना। मैं और सेठ जी वहीं मिलेंगे। अब मैं चलता हूं, तुम अपना काम शुरू कर दो। मोहन ये कहकर वहां से चले जाते हैं और अर्जुन भी तुरंत अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन बीत गए। अब अर्जुन से धनराज प्रसाद जी के सबसे भरोसेमंद और खास आदमी बन चुके थे। अपनी होशियारी, ईमानदारी और मेहनत की वजह से सेठ धनराज ने अपने अधिकांश महत्वपूर्ण दायित्व अर्जुन को ही सौंप दिए थे, क्योंकि अब उन्हें अर्जुन पर पूरा भरोसा हो गया था। कुछ समय बाद हिसाब किताब के दफ्तर पर सेठ धनराज प्रसाद और उनके सेवक पहुंच गए। तो अर्जुन, व्यापार का कामकाज कैसा चल रहा है? और बेटा, सच कहूं तो तुम्हारे आने के बाद से मुझे पहले जैसी कोई चिंता ही नहीं रहती। तुम वाकई बहुत होशियार, मेहनती और नेक स्वभाव के लड़के हो। और तेरे आने के बाद से मेरा व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ काम करने का अवसर दिया। सेठ जी, मैं हमेशा आपके व्यापार को अपना ही काम समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता आया हूं। भगवान की कृपा से आजकल व्यापार का कामकाज भी बहुत अच्छे से चल रहा है। धन्यवाद की कोई बात नहीं बेटे, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। अर्जुन बेटा, अगर तुम इसी निष्ठा से काम करते रहे तो एक दिन अपना व्यापार शुरू करने का तुम्हारा सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। और हां, इन सब मामलों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज मैं जहां भी पहुंचा हूं वो सब आपकी ही कृपा, मार्गदर्शन और विश्वास का परिणाम है। आपका विश्वास तोड़ना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक ना एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार अवश्य आरंभ करूंगा और उस दिन आपको गर्व महसूस हो, यही मेरी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। अरे बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। वैसे अब शाम होने वाली है, तुम यहां का बचा खोचा काम निपटा देना और सब समेटकर ताला लगाकर घर चले जाना। मैं भी अब निकलता हूं। धनराज ये कहकर वहां से निकल जाता है। रात का गहरा सन्नाटा था। अर्जुन और हरिश्चंद चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी हरिचंद ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, बेटा अर्जुन, आजकल तो तुझसे ढंग से बातें ही नहीं हो पाती। जरा बता तो, तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? और हाँ, वो सेठ धनराज जी कैसे इंसान है? पिताजी, सेठ जी वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका व्यवहार भी बड़ा ही नम्र है और दिल से भी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। उनके साथ काम करते करते मुझे व्यापार का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूं कि कुछ महीनों बाद अपना खुद का कारोबार शुरू कर दूं। सेठ जी ने भी यही कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वे हर कदम पर मेरा साथ देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम बस अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इसी तरह काम करते रहना। भगवान अवश्य तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। चलो, अब ज्यादा बातें नहीं करते। तुम दिन भर काम करके थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मेरा भी दवाई लेने का समय हो गया है। तू आराम कर बेटा। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी आखिरकार रंग ले आई। आज उसके अपने व्यापार के शुभारंभ का पहला दिन है। इस खुशी में गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। अर्जुन की इस कामयाबी के पीछे सेठ धनराज प्रसाद का भी बड़ा योगदान रहा है, इसलिए वो स्वयं अर्जुन को आशीर्वाद और बधाई देने वहां पहुंच गए। बधाई हो अर्जुन। आज तुम्हारी मेहनत, निष्ठा और सच्चाई की वजह से तुम्हारा सपना सच हो गया है। अब से और भी लगन के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाना। और हां, यदि किसी भी मामले में तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो मैं शायद यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपका ये उपकार
मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, आपको भी यदि कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार आदेश कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सेठ जी, मेरी तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने मेरे बेटे को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके हर सपने को सच करने में आपका बड़ा योगदान है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो अर्जुन की कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है। खैर, अब भी इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। मुहूर्त निकलने से पहले चलिए कारोबार का शुभारंभ कर लेते हैं। हाँ हरिचंद, मुहूर्त हाथ से निकलता जा रहा है। चलो अर्जुन के सपनों के इस नए सफर का शुभारंभ करते हैं। इसी तरह अर्जुन की मेहनत आखिरकार रंग ले आती है और उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। उसका बरसों पुराना सपना पूरा हो जाता है और साथ ही साथ उसके पिता हरिचंद का सिर गर्व से और भी ऊंचा उठ जाता है। उसी क्षण से दोनों के जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी फैल जाती है, मानो उनकी सारी तपस्या आज सार्थक हो गई हो।